हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज जो हमारी क्लास होने वाली है, ये हमारी होने वाली है वंशानुक्रम और जो है आपका वातावरण है, इन दोनों पर आपकी क्लास होने वाली है। और यकीन मानिए कि आज की क्लास लेने के बाद ना आपको एकदम मजा आ जाएगा। देखिए, क्लास का जो हमारा टाइम होता है, ठीक है, ये जो टाइम होता है 9 बजे शाम का होता है ना, लेकिन ये मैंने बताया था कल शाम को क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए ये क्लास आपको दिन में दी जा रही है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं भाई। इसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले देखिए हम वंशानुक्रम को पढ़ेंगे। वंशानुक्रम के साथ-साथ हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत भी हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? वंशानुक्रम से होने वाले कुछ रोग हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में आपको मिलने वाली हैं। और सेम ऐसा ही होगा आपके वातावरण के टॉपिक को लेकर के। तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाएँगी, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में हर बार प्रश्न बने हैं, ठीक है ना? शुरू करते हैं। सबसे पहले है वंशानुक्रम व वातावरण, मतलब कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यहाँ पर अगर इंग्लिश में फैक्ट्स नहीं लिखे हैं तो आप लोग को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आपका जो है टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे भाई कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से दो कारक होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं? एक आपका जो होता है वो होता है वंशानुक्रम होता है, और दूसरा जो होता है वो वातावरण होता है। वंशानुक्रम क्या होता है? जन्मजात होता है, ठीक है ना। मतलब कि ये जन्म के पहले से ही प्राप्त होता है। वंशानुक्रम का मतलब जो वंश से परंपरा चली आ रही हो, ठीक है ना। तो जो माता पिता से हमें प्राप्त होता है वो वंशानुक्रम होता है, तो ये जन्मजात होता है। और जो जन्म के उपरांत हमें मिलता है वो क्या होता है? वातावरण होता है। मतलब यहाँ से हमको जन्म के उपरांत चीजें मिलती हैं। तो बाल विकास को दो तरीके से चीजें प्रभावित करती हैं, एक वंशानुक्रम की और एक आपकी जब बालक जन्म ले लेता है उसके बाद। तो हम सबसे पहले देखेंगे वंशानुक्रम को, ठीक है ना। सबसे पहले हेरिडिटी को देखेंगे कि बालक को न केवल माता पिता से बल्कि उनसे पहले के पूर्वजों से भी शारीरिक, मानसिक, व्यवहारात्मक गुण प्राप्त होते हैं। इसे ही वंशानुक्रम या आनुवांशिकता कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि जो बालक के अंदर गुण पहले से होते हैं, जन्मजात होते हैं, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? माता पिता से या उनके पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। केवल माता पिता से नहीं प्राप्त होते हैं बल्कि उनके पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। हम लोग उसे पढ़ेंगे जैव सांख्यिकी के नियम में आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे कि वंशानुक्रम जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है भाई? वो हमारे माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त होता है। कुछ परिभाषाएं मनोवैज्ञानिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। आइए एक एक करके देख लेते हैं भाई। देखिए, रूथ बेनेडिक्ट ने कहा है, ये आपके सब जो आपकी एससीईआरटी की बुक्स है ना, ये वहां से परिभाषाएं ली गई हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, एकदम श्योर है। रूथ बेनेडिक्ट ने कहा है कि माता पिता से संतान में हस्तांतरित होने वाले लक्षणों को वंशानुक्रम कहते हैं। अब देखिए, इन्होंने कहा माता पिता से कहां पर? संतान में जाते हैं। लेकिन इन्होंने किसकी बात की? लक्षण की बात की है। लक्षण मतलब किसकी बात की है? ट्रेड्स की बात की है इन्होंने, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे जब लक्षण की बात हो तो रूथ बेनेडिक्ट को लगाएंगे आप। किसकी बात हो? लक्षण अगर ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स अगर हो रहा है, तो आप किसे लगाएंगे? रूथ बेनेडिक्ट को लगाएंगे। और जेम्स ड्रेवर के अनुसार क्या हो रहा है भाई? माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में क्या हो रहा है? हस्तांतरण हो रहा है, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि माता पिता की विशेषताएं मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर ये ट्रांसमिशन हो रहा है, इनका ट्रांसमिशन हो रहा है, तो आप किसे लगाएंगे? जेम्स ड्रेवर को लगाएंगे। दोनों में अंतर आप एकदम अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। लक्षण की जगह पर आपको यहाँ गुण भी लिखा मिल सकता है, ठीक है ना। ओके है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट हमारा है बी एन झा के अनुसार, ठीक है ना, कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो अगर जन्मजात विशेषताओं की बात आए तो आप किसे लगा देंगे? बी एन झा को लगा देंगे। तो तीन है, एक लक्षण, ठीक है ना, रूथ बेनेडिक्ट, एक आपका क्या है भाई? विशेषता है, जेम्स ड्रेवर, और एक है जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग अगर आता है तो आप बी एन झा को लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगर हम वंशानुक्रम की प्रक्रिया को देखें कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया कैसे कैसे चलती है, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा गया, अभी कहां पूछा मैं बताता हूं, ठीक है ना। जब पुरुष के शुक्राणु मतलब स्पर्म जो होते हैं वो स्त्री के अंडाणु मतलब ओवम से जब मिलते हैं, तो क्या होता है भाई? एक संयुक्त कोष की रचना होती है, ठीक है ना। संयुक्त कोष की रचना होती है जिसे हम कहते हैं युग्मक। क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं, या इसे संयुक्त कोष कहते हैं, या आप जो
जानते हैं शब्द जाइगोट, क्या कहते हैं भाई? इसे हम जाइगोट कहते हैं। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। और इसी जाइगोट से कौन बनता है भाई? भ्रूण बनता है, ठीक है ना? इसी जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होता है। ये आप ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है ना? बार बार आपको जाइगोट या युग्मक या संयुक्त कोष शब्द आपको मिलेगा, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर जाइगोट की बात हुई तो थोड़ा सा हम उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना? जो आपका जाइगोट या युग्मक या आप संयुक्त कोष कहते हैं, ये गाढ़े तरल पदार्थ का बना होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है ना? और इसी के नाभिक में जो आपका जाइगोट है, इसी के अंदर, जाइगोट के अंदर ही गुणसूत्र मिलते हैं जिसे आप क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, पहले ओवम और शुक्राणु जब मिले, ठीक है ना, तो क्या मिला? स्पर्म और ओवम जब मिले तो जाइगोट बना। अब जाइगोट के अंदर क्या पाया जाएगा भाई? गुणसूत्र पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? गुणसूत्र पाए जाएंगे, क्रोमोसोम पाए जाएंगे। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं भाई? तो गुणसूत्र जो होते हैं ये डोरे के समान संरचना होती है। क्या होती है? डोरे के समान। यहाँ पर चित्र में नहीं लगा पाया हूं कि कुछ इस तरह से डोरे के समान संरचना होती है आपकी, ठीक है ना, जिसे गुणसूत्र कहते हैं हम लोग। ये किसमें पाए जाते हैं? जोड़े में पाए जाते हैं हमेशा। किसमें पाए जाते हैं भाई? जोड़े में पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? आपको पहले बताया, जाइगोट में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। अब प्रश्न पूछा था कि कितने जोड़े होते हैं? तो भाई 23 जोड़े होते हैं। कितने? 23 जोड़े। और 23 जोड़े को अगर हम पूरा अलग अलग करेंगे, जोड़े से नहीं, सिंगल सिंगल करेंगे, तो 23 दूनी 46 हो जाएगा। मतलब 23 गुणे 2, क्योंकि ये जोड़े में है तो टोटल कितने हो जाएंगे? 46 गुणसूत्र हो जाएंगे, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे पूछे कि कितने गुणसूत्र हैं, कितने गुणसूत्र पूछे तो 46, कितने जोड़े पूछे तो 23, दोनों आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना? गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम्स, याद रखेंगे, ठीक है ना? आगे चले भाई, चलिए, ओके है। अब देखिए आगे, इनमें जो आधे जोड़े होते हैं वो पिता से प्राप्त होते हैं और आधे किससे प्राप्त होते हैं? माता से प्राप्त होते हैं। तो गुणसूत्र आप समझ गए, मतलब कि जाइगोट, जाइगोट के अंदर क्या होंगे? गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स होंगे। और क्रोमोसोम्स के अंदर भी क्या होगा भाई? जीन होता है। क्या होता है? जीन होता है, जो आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। क्या होते हैं? आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना, कि आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है? तो जीन होते हैं। गुणसूत्रों में स्थित वंशानुक्रमीय कारकों को जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, या इसे ही पित्रैक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पित्रैक भी कहते हैं। जीन या पित्रैक कहते हैं, ध्यान रखेंगे। और जीन में क्या क्या? डीएनए और आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए और आरएनए पाया जाता है। किसमें? जीन में ही पाया जाता है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना? तो वंशान अगर कहे कि गुणों का वाहक कौन है, तो आप कहेंगे भाई जीन होता है, जिससे गुण एक संतान से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। अब यहाँ पर आइए, लिंग निर्धारण, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना? चलिए, बालक या बालिका होगा, ये लिंग कैसे निर्धारित होता है बालक या बालिका होने का? तो कैसे होता है समझिए। देखिए, महिला गुणसूत्र और पुरुष गुणसूत्र, इन्हीं दोनों के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। उसमें भूमिका कौन निभाता है महत्वपूर्ण, वो देख लेते हैं। पहले हम महिला गुणसूत्र को समझते हैं। हमने पहले बताया कि किसी भी व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होंगे? कुल किसी भी जो है आपके, एक अगर व्यक्ति की बात करें तो कितने गुणसूत्र होते हैं भाई? 23 गुणसूत्र होते हैं। 23 गुणसूत्र नहीं, 23 जोड़े। कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, चाहे वो महिला हो और चाहे पुरुष हो, ठीक है ना? 23 जोड़े ही होंगे। कितने होंगे भाई? 23 जोड़े होंगे। कितने? 23 जोड़े गुणसूत्र होंगे, ठीक है ना? अब यहां पर समझिए कि 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं उनको हम किनारे रखेंगे। हम एक लास्ट वाला गुणसूत्र हम देख रहे हैं, ठीक है ना? तो महिला का जो गुणसूत्र होता है, जो जोड़ा होता है, वो एक्स और एक्स होता है। क्या होता है? एक्स एक्स होता है, मतलब एक समान होता है। एक्स एक्स होता है, एक समान होता है। और पुरुष का जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है? एक्स वाई, मतलब असमान होता है। कैसा होता है? असमान वंश सूत्र होता है, ठीक है ना? असमान वंश सूत्र कहिए या गुणसूत्र कहिए, एक ही चीज है, ठीक? वंश सूत्र या गुणसूत्र कहिए। तो अब यहां पर देखिए, महिला का समान वंश सूत्र होता है या समान गुणसूत्र होता है, जो इसका जोड़ा होता है वो समान होता है, इसीलिए इसे समयुग्मकी कहते हैं। और पुरुष का असमान होता है, इसीलिए इसे विषम युग्मकी कहते हैं, मतलब हेट्रोगेमेटिक कहते हैं। और इसे होमोगेमेटिक कहते हैं। महिला को होमोगेमेटिक कहते हैं, क्योंकि इसके वंश सूत्र एक्स एक्स मतलब समान है, और पुरुष के एक्स वाई है मतलब विषम है, मतलब अलग है। तो विषम
युग्मकी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विषम युग्मकी कहते हैं। ओके है, क्लियर है ना? आगे देखिए। अब आप जरा बात करते हैं हम लोग कि जब मान लीजिए यही दोनों गुणसूत्र मिलते हैं, ठीक है ना? ये दोनों गुणसूत्र मिलेंगे भाई। अब आप समझिए कि यदि महिला पुरुष का जो है एक्स मिले, ठीक है ना? पुरुष वाला एक्स मिले और महिला का एक्स मिले, ठीक है ना? यहां देखिए, पुरुष का एक्स और महिला का एक्स दोनों के एक्स मिलेंगे तो क्या बन जाएगा भाई? एक्स एक्स मिलेगा, एक्स एक्स बनेगा ना। और एक्स अगर समान गुणसूत्र होते हैं तो समयुग्म की बनेगा, मतलब लड़की होगी। बताइए होगी कि नहीं? और यदि हम बात करें कि पुरुष का वाई वाला मिल जाए, ठीक है ना, और महिला का एक्स वाला मिल जाए, तो क्या बनेगा भाई? एक्स वाई बनेगा। क्या बनेगा? एक्स वाई बनेगा। अब आप जरा बताइए कि अब एक्स वाई हो गया तो आपको पता है जब एक्स वाई होता है तो विषम युग्म की होता है, मतलब कि बालक पैदा होगा, लड़का बनेगा। ठीक है ना? ओके है। अब यहां पर बताइए कि ये लड़का और लड़की होने का निर्धारण किसके गुणसूत्र से हुआ? तो आप कहेंगे सर महिला का तो एक्स एक्स है ही, दोनों में बराबर ही है महिला का। यदि पुरुष वाला ही तो बदल रहा है, पुरुष का एक्स हुआ तो लड़की हुआ, पुरुष का वाई हुआ तो लड़का हो गया, मतलब कि ये जो पुरुष वाला एक्स वाई है वही क्या होता है? वही लड़का या लड़की बनाने के लिए महत्वपूर्ण कारक होता है, वही उसका जो है कारक होता है, उत्तरदायी होता है। इसका मतलब ये हो गया कि लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होगा भाई? पुरुष गुणसूत्र उत्तरदायी होगा। कौन उत्तरदायी होगा? पुरुष गुणसूत्र पूछा गया प्रश्न है कि लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो उसमें दिया था एक्स वाई। ठीक है ना? तो उत्तर आप एक्स वाई लगाएंगे, पुरुष गुणसूत्र। ओके है, चलिए आगे चलते हैं। क्लियर हो गया भाई? चलिए नेक्स्ट है कि कुछ आनुवांशिक रोग हैं, इनको हमें समझना है। आनुवांशिक रोग मतलब कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, ठीक है ना? लेकिन आप ये समझिए कि कोई जरूरी नहीं है कि माता पिता में है तो संतान में हो ही जाए। हो सकता है संतान की संतान में हो जाए, है ना? कि बीच में एक आध पीढ़ी का गैप हो सकता है, वो सुसुप्तावस्था में चला जाता है, लेकिन फिर वो किसी ना किसी पीढ़ी में जाकर के जागृत हो जाता है। ठीक है ना? तो कौन कौन से आनुवांशिक रोग हैं? पहले आप समझिए डाउन सिंड्रोम। कौन है डाउन सिंड्रोम? इसकी खोज किसने की? लैंगडन डाउन ने की थी 1866 में, इसीलिए इसका नाम डाउन सिंड्रोम पड़ गया है। ठीक है ना? ये आपको याद करने वाली चीजें हैं। इसमें क्या होता है कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होता है। अब माता का जो 21वां गुणसूत्र होता है, देखिए माता का आधा आधा पिता का, तो माता का अलग ही नहीं हो पाता 21वां गुणसूत्र, वो सीधे सीधे पहुंच जाता है पूरा, मतलब ये जोड़ा ही पहुंच जाता है। ठीक है ना? जबकि जाना एक था इसमें से, ये जोड़ा ही पहुंच जाता है। अब जोड़ा देखिए एक्स एक्स होता है ना, तो यहां से एक ही जाता है, लेकिन अब जोड़ा ही पहुंच गया, अलग नहीं हुआ। तो होता क्या है, 23 जोड़े होते हैं, टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं, लेकिन 23 जोड़े में एक गुणसूत्र ज्यादा आ गया। ठीक है ना? एक्स वाला एक ज्यादा आ गया, तो अब 46 की बजाय 47 हो गए। तो कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो अगर डाउन सिंड्रोम की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि जो भी संतान पैदा होगी उसमें 46 की बजाय 47 गुणसूत्र होंगे, मतलब 23.5 जोड़े हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे आप। ठीक है ना? तो डाउन सिंड्रोम लैंगडन डाउन ने खोज की थी, और इसमें 21वां गुणसूत्र अलग नहीं हो पाने के कारण 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना? कि कौन सा रोग होता है अगर 21वां गुणसूत्र अलग नहीं हो पाता है, तो कौन सा रोग होता है, पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम। दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है, ये महिलाओं में होता है, ध्यान दीजिएगा, महिलाओं में होता है, इसमें एक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं है। महिला में एक्स के बाद जो एक्स होता है ये होता ही नहीं है। ठीक है ना? एक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं है, इसकी वजह से महिलाओं में बांझपन होता है। क्या होता है भाई? बांझपन होता है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन जो होता है हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है। एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बांझपन रोग हो जाता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होता है एक्स क्रोमोसोम के अभाव में। ध्यान से समझिएगा, यहां गुणसूत्र अलग नहीं हुआ तो डाउन सिंड्रोम हो गया। अगर एक्स गुणसूत्र आया ही नहीं तो टर्नर सिंड्रोम हो गया। ठीक है ना? टर्न हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया। अब आगे देखिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक होता है भाई। इसमें क्या होता है कि पुरुषों में एक्स क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रतिलिपि बन जाती है। इसकी बन जाती है, एक्स क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रतिलिपि बन जाती है। कैसे बन जाती है? जैसे होता पुरुष में एक्स वाई है, लेकिन एक में ऐसा होगा कि एक्स एक्स हो जाएगा। क्या होगा? एक्स एक्स हो जाएगा। अब ये मत कहिएगा सर डाउन वाले में भी तो ऐसा हो गया था। डाउन वाले में एक अलग ही नहीं हुआ, एक्स्ट्रा आ गया था।
ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या हुआ, एक गुणसूत्र में एक एक्स अलग से आ जाता है, इससे क्या होता है भाई, इससे पुरुष बांझपन होता है। क्या होता है, पुरुष बांझपन होता है। और जो पुरुष का वक्ष होता है, वक्ष जो है वो स्त्री के समान हो जाता है। कैसा होता है, स्त्री के जैसा वक्ष हो जाता है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि क्लाइनफेल्टर में क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम जो होता है उसकी एक प्रतिलिपि, फोटोकॉपी बन जाती है एक और। ठीक है ना। तो ये आपका क्लाइनफेल्टर हो जाएगा। एक होता है विल्सन सिंड्रोम। विल्सन सिंड्रोम से क्या होता है कि इसमें तांबे की मात्रा अधिक हो जाती है भाई, इससे दिमाग और लीवर दोनों प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके कहीं ऑप्शंस मिले तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। ठीक है ना। तो आपके 4 सिंड्रोम मैंने आपको बताए, कौन कौन से। एक आपका है डाउन सिंड्रोम। ठीक है ना। डाउन सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र हो गए, 21वां अलग नहीं हुआ माता वाला। टर्नर में क्या हुआ, एक्स क्रोमोसोम का अभाव हो गया महिला में। ठीक है ना, बांझपन हो गया इसकी वजह से। क्लाइनफेल्टर में क्या हुआ, पुरुष में एक एक्स गुणसूत्र की प्रतिलिपि बन गई। ठीक है ना। और इससे क्या हुआ कि वो स्त्री के समान हो गया, बांझपन हो गया। ठीक है, ओके भाई। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा कि जब ये होता है ना, तो इसमें जो स्त्री का वक्ष होता है वो विकास नहीं होता इसका। ठीक है ना, टर्नर में। तो अब टर्नर और क्लाइन फिल्टर एकदम एक जैसे हैं, बस क्लाइन फिल्टर किसमें होता है, पुरुष में होता है, और टर्नर किसमें होता है, ये स्त्री में होता है। ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा इसको। अब ऐसे याद करिए, टर्नर टर्न हो गया, स्त्री पुरुष में टर्न हो गई, पांचपन आ गया, और क्या होगा, एक्स का अभाव हो गया। क्लाइन फिल्टर में क्या हुआ भाई, क्लाइन फिल्टर में एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो गया, यहां नहीं था और यहां ज्यादा हो गया। दोनों में अंतर आप समझ लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला आनुवांशिक रोग है भाई हीमोफीलिया। क्या है, हीमोफीलिया। ये भी आनुवांशिक रोग है। इसका वर्णन किसने किया, हेल्डन ने किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, हेल्डन। और अभी आगे वर्णांधता का देखेंगे जो कलर ब्लाइंडनेस आपका है। ठीक है ना। तो हीमोफीलिया में क्या होता है भाई, इसमें रक्त स्राव नहीं रुकता है, इसीलिए इसे रक्तस्रावण रोग या रक्तस्राव विकार भी कहते हैं। मतलब कि जब खून बहना शुरू होता है, कहीं चोट लग जाए, तो वो खून रुकता ही नहीं है, थक्का बनता ही नहीं है। रक्त का थक्का बनाने वाली जो प्रोटीन होती है उसकी कमी हो जाती है। ठीक है ना। लिंग सहलग्न रोग होता है, जो लिंगीय गुणसूत्र होते हैं उससे ये क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, इसीलिए इसे लिंग सहलग्न रोग कहते हैं। सबसे पहले कहा भाई, महारानी विक्टोरिया से इसका प्रारंभ हुआ था, इसकी। तो ध्यान रखेंगे कि ये हीमोफीलिया के बारे में आपको सबसे पहला ये ध्यान रखना है कि भाई किसने खोज किया, हेल्डन ने। कैसा रोग है, रक्तस्राव वाला रोग है, इतना अगर आपको याद है तो आपको सब याद होगा, महारानी विक्टोरिया से ढूंढा गया था। ठीक है ना। अगला हमारा जो रोग है भाई, वर्णांधता। देखिए एक प्रश्न इस तरीके से भी बनता है कि निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग है या नहीं है। ठीक है ना। तो आपको ये 6 ध्यान में रखने हैं। एक आपका है वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है ना। इसने खोज की, हॉर्नर ने 1876 में इसकी खोज की थी। इसे प्रोटीन दोष या डेल्टोनिज्म या लिंग संलग्न रोग कहते हैं, ये भी लिंग संलग्न रोग है। और ऊपर हीमोफीलिया आपका आपका था, वो भी जो है लिंग संलग्न रोग था। ठीक है। अब मेन जो इसका प्रश्न बनता है कि भाई इसमें क्या होता है, क्या लक्षण है, तो ये लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, ये इंपॉर्टेंट है। किन किन रंगों में, लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, जिसे वर्णांधता होगी, मतलब कलर ब्लाइंडनेस होगा। ठीक है ना। पुरुषों में ज्यादा होता है, 8% पुरुषों में ये होता है, महिलाओं में 0.4, मतलब महिलाओं की आंखें एकदम चकाचक होती हैं, दुरुस्त होती हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, वर्णांधता में लाल और हरा रंग, और किसने, हॉर्नर ने इसकी खोज की थी। ये दोनों चीजें आपकी सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं, वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत आपको बताएंगे और उसके कुछ नियम बताएंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। एक मिनट। चलिए चलिए हमारा पहला सिद्धांत है भाई, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। किसका है, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। अब इसे आप और भी चीजों के नाम से जानते हैं, जनन द्रव्य हो या बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत हो, बीज कोश हो, जनन द्रव्य हो, या आपका होता है जीव द्रव्य। देखिए बीज कोश, जनन द्रव्य या जीव द्रव्य,
इनमें से कोई भी नाम आपको अगर मिल जाए तो आप तुरंत लगाएंगे कि इसके प्रतिपादक कौन थे, बीजमैन थे। ठीक है ना, बीजमैन थे। बीजमैन ने क्या कहा कि भाई जो शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य होता है या बीज कोष होता है या जीव द्रव्य होता है वो कभी नष्ट ही नहीं होता है, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है और जो गुण उसके मुख्य होते हैं वो उनको लेकर के ही जाता है। ठीक है ना, जैसे इन्होंने शोध किया कि भाई अगर हमने एक चूहे की पूंछ काट दी और वो लगातार 20 पीढ़ियों तक उसकी पूंछ काटते गए, 20-25 पीढ़ियों तक उन्होंने पूंछ काटा, लेकिन कोई भी ऐसा चूहा नहीं पैदा हुआ जिसकी पूंछ कटी हो। तो इन्होंने कहा कि जीवों में एक जनन द्रव्य पाया जाता है, एक बीज कोष पाया जाता है जो उनके गुणों का संचरण करता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन्होंने कहा कि यदि कोई बाहर से परिवर्तन किया गया है तो उसका संचरण नहीं होता, उपार्जित गुणों का संचरण नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी उपार्जित गुणों का संचरण हम बताएंगे। ठीक है ना, तो बीज कोष का आपसे प्रश्न यही पूछेगा, बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत, जीव द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत या जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया है, तो बीजमैन ने दिया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है। दूसरा हमारा नियम है सिद्धांत उपार्जित गुणों के असंचरण का नियम। अब आप कहेंगे सर उपार्जित गुण क्या होता है? उपार्जित गुण ये होता है जो हम वातावरण से प्राप्त करते हैं, अर्जित करते हैं, वो उपार्जित गुण होता है। और इन्होंने कहा कि असंचरण का नियम मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरित नहीं होता है, जाता नहीं है। इसका मतलब क्या है, उपार्जित गुण संतान में नहीं जाते हैं। जैसे अभी अभी बीजमैन ने ये खोज किया था कि क्या है भाई कि यदि हम कोई भी माता पिता हो, उन्होंने वातावरण से कोई गुण अर्जित किया, जैसे चूहे की पूंछ काट दी, ठीक है ना, अब ये जो है उनकी अगली पीढ़ी में संचरित होगा या नहीं, तो इन्होंने कहा नहीं होगा। तो इसीलिए उपार्जित गुण, पूंछ कटी उपार्जित हो गया और असंचरण मतलब संचरित नहीं हुआ। ठीक है ना, इन्होंने एक उदाहरण दिया कि यदि अंधा व्यक्ति है तो जरूरी नहीं है कि उसकी संतान कैसी हो जाए भाई, अंधी हो जाए। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। ओके है, आगे चले। इसका विरोध करने के लिए एक नियम आ गया भाई कि उपार्जित गुणों के संचरण का नियम। इसमें कहा गया कि जो गुण वातावरण से प्राप्त होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। ठीक है ना, क्या कहा भाई कि उपार्जित गुण संतानों में जाते हैं। ठीक है ना, उसके ऊपर वाला क्या कहा था, नहीं जाते हैं। यदि आपसे ये पूछे कि उपार्जित गुणों के असंचरण के नियम में किसी एक सिद्धांत को बताइए, तो आप कहेंगे बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत या जीव द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है ना, जीव द्रव्य को जर्म प्लाज्म कहते हैं, याद रखेंगे। ओके है, इतना आपको ध्यान में रहेगा भाई। चलिए आगे चलते हैं। अगर संचरण की बात करें तो क्या कहेंगे आप कि भाई संचरण की बात करें तो लैमार्क ने इसका सिद्धांत दिया था। लैमार्क का सिद्धांत है कि उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत। क्या कहा इन्होंने, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत। ठीक है ना, उपार्जित एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं जो प्राप्त किए जाते हैं, एक्वायर्ड किए जाते हैं, एक्वायर किए जाते हैं, और इनकी हेरिडिटी जो है होती है। ये किसने कहा, लैमार्क ने कहा। लैमार्क ने अपना एक प्रयोग किया, किस पर किया था, जिराफ पर किया था। इन्होंने कहा कि पहले जिराफ की गर्दन घोड़े के जैसी होती थी, ठीक है ना, लेकिन वो क्या करते थे भाई, पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते थे, तो नीचे नीचे जो पत्तियां मिल गई वो खाते गए उसको। जब नीचे की पत्तियां समाप्त हो गईं तो क्या हुआ, उन्हें गर्दन ऊपर करके खाने की जरूरत पड़ी, और वो ऊपर करते 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 करते, अरे लंबा समय लगा, इसमें अचानक से नहीं होता है। ठीक है ना, लेकिन करते 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 क्या हुआ भाई कि अब उनकी पीढ़ियां जो आगे बढ़ती गईं उसमें उनकी गर्दन लंबी होती गई। ठीक है ना, अब ये बताइए, जब गर्दन ऊंची करके पत्ता खा रहा है जिराफ, तो ये क्या है, ये अर्जित ही तो किया। लेकिन ये अर्जित गुण धीरे धीरे क्या हो गए, आनुवांशिक हो गए, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने लगे और जिराफ की गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई। इसीलिए जो है इनके सिद्धांत किसमें आते हैं, ये उपार्जित गुणों के संचरण के सिद्धांत में आते हैं। मतलब कि लैमार्क ने क्या कहा कि जो उपार्जित गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, मतलब वो वंशानुगत हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं भाई, वंशानुगत हो जाते हैं, ध्यान रखेंगे। ओके है, आगे चले। चलिए, ठीक है ना, अब इनके अनुसार अगर देखें तो वातावरण का प्रभाव एकदम सीधा सीधा पड़ता है। क्या पड़ता है भाई, वातावरण का प्रभाव किस पर पड़ता है, अनुवांशिकता पर भी पड़ जाता है, सीधा का सीधा। अगला हमारा सिद्धांत है भाई, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा, अभी दो ही पढ़े। एक है उपार्जित गुणों के असंचरण का, जिसके अंतर्गत आपके बीजमैन का जनन द्रव्य का सिद्धांत आ जाएगा। एक पढ़ा उपार्जित गुणों के संचरण का, जिसके अंदर लैमार्क का जो है आपका वंशानुगति क्रम का सिद्धांत आ जाएगा। ठीक है,
अब यहां पर देखें उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत, ये किसका, लैमार्क का हो गया। हमारा अगला है जैव सांख्यिकी नियम। क्या है, जैव सांख्यिकी नियम, ठीक है ना। बायोमेट्री, लॉ ऑफ बायोमेट्री, क्या है, लॉ ऑफ बायोमेट्री, लॉ ऑफ बायोमेट्री मतलब कि जैव सांख्यिकी का सिद्धांत। अब इसमें ये आप समझिए, जैव और सांख्यिकी, जैव मतलब जीव, ठीक है ना, और सांख्यिकी मतलब संख्या। मतलब इन्होंने ये कहा कि जो वंशानुक्रम है वो उसके पीछे जीवों की संख्या से निर्धारित होता है। इससे पीछे की जीवों की संख्या। अब बालक के पीछे जीवों की संख्या किसकी होगी, ठीक है ना, तो किसकी होगी, कोई ऐसे गाय बिल्ली घोड़ा ऐसे तो होगा नहीं। उसके माता पिता, उसके दादा दादी, नाना नानी, उसके पूर्वज होंगे सब, है ना। तो इन्होंने कहा कि जो वंशानुक्रम आगे गुण मिलते हैं उसके, वो केवल माता पिता से नहीं, उसके जो पूर्वज होते हैं वो सबके मिला करके मिलते हैं। इसीलिए इनके सिद्धांत को जैव सांख्यिकी का सिद्धांत कहा गया। फ्रांसिस गाल्टन, इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा चुका है, बायोमेट्री का सिद्धांत या जैव सांख्यिकी का सिद्धांत किसने दिया है, फ्रांसिस गाल्टन। इनकी एक किताब है हेरिडिटी जीनियस, इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी जीनियस इनकी किताब का नाम है, ठीक है ना। बालक की योग्यता उसके पूर्वजों पर भी निर्भर करती है। इन्होंने कहा कि केवल माता पिता से नहीं मिलते हैं। किस अनुपात में मिलते हैं, तो इन्होंने कहा कि जो वंशानुक्रम होता है ये जैसे बालक है उसके माता पिता से आधे मिलते हैं, दादा दादी से 1/4 मिलते हैं। इसका ग्राफ यहां पर मैं नहीं बना पाया हूं। जैसे ये बालक है, ठीक है ना, संतान है, इसके ये माता पिता है तो 1/2 1/2 मिलेगा। अब माता पिता के जो माता पिता मतलब इसके दादा दादी हैं, कौन है, दादा और दादी हैं, तो इनसे भी 1 कितना मिलेगा भाई, 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहां कौन आएगा भाई, यहां माता के हैं तो यहां आपका हो जाएगा नाना नानी हो जाएंगे, ठीक है ना, नाना नानी से 1/4 मिलेगा। ऐसे ही अनुपात में 1/4, फिर 1/8, 1/16, इस तरीके से अनुपात में आनुवांशिक गुण यहां पर मिलते जाते हैं, ठीक है ना। क्लियर है भाई। ये आपका जैव सांख्यिकी फ्रांसिस गाल्टन, इनकी किताब है हेरिडिटी जीनियस, ध्यान रखेंगे हेरिडिटी जीनियस। एक किताब का नाम आप लोग बताइए, एडोलिसेंस कितने किसने लिखा है, एडोलिसेंस किताब किसने लिखी है, किशोरावस्था, बुक के राइटर कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है ना। अगला हमारा सिद्धांत है मेंडल का जो है वंशानुक्रम सिद्धांत। ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसका प्रतिपादन किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और ये एक पादरी थे। ऑस्ट्रिया कहाँ का देश है आपका, तो ये यूरोपियन एक कंट्री है ऑस्ट्रिया। वहां एक ये पादरी थे, ब्रून शहर था, वहां ब्रून शहर में ये पादरी थे भाई। इन्होंने प्रयोग किस पे किया, अपने उद्यान में ही, अपने गार्डन में मटर पर प्रयोग किया और चूहों पर, काले और सफेद चूहों पर इन्होंने प्रयोग किया था। इन्हें वंशानुक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। तो वंशानुक्रम का जनक आपसे पूछे तो ग्रेगर जॉन मेंडल आप बताएंगे तुरंत, ठीक है ना। किन पर प्रयोग किया, मटर पर और चूहों पर इन्होंने प्रयोग किया था। जैसे एक बड़ी मटर छोटी मटर को मिलाया तो बड़ी मटर भी आई, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इनको इन्होंने किया था। लाल और काले चूहों का संकरण कराया तो दोनों कलर के चूहे आ गए थे, ठीक है ना। तो ये है, अब इनके सिद्धांत पे नहीं जाना हमें। यहाँ पर आपसे अगर पूछेगा तो केवल यही पूछेगा कहाँ के रहने वाले थे, वंशानुक्रम का जनक किसे कहा जाता है, या आपसे पूछेगा भाई कि जो है इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, मटर पर और चूहों पर इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है ना। आगे चले, चलिए नेक्स्ट हमारा है, ये बहुत जरूरी है भाई, यहां से प्रश्न कब बन जाएंगे आप समझ भी नहीं पाएंगे। समानता का नियम। समानता का नियम का मतलब ये है, समानता का नियम क्या कहता है भाई, समानता का नियम कहता है लॉ ऑफ रेम्बेलेंस होता है, मतलब कि जैसे माता पिता वैसी ही संतान होगी। मतलब कि जैसे, और एक चीज समझिए, जैसे अगर कुत्ता है, कुत्ता है तो ये कैसी संतान को जन्म देगा, कुत्ते को ही जन्म देगा, ये घोड़े को तो जन्म दे नहीं देगा, ठीक है ना। तो कुत्ता कुत्ते को जन्म देता है, समानता का नियम है। और इसमें यह भी कहा गया कि जो बुद्धिमान माता पिता होते हैं उनकी संतान बुद्धिमान होती है, बुद्धिहीन माता पिता की संतान कैसी होती है, बुद्धिहीन होती है। ये समानता का नियम कहता है। क्या कहता है, समानता का नियम कहता है। ये ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है एक, ठीक है ना। विभिन्नता का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ डिफरेंस आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ डिफरेंस कह सकते हैं, या लॉ ऑफ वेरिएशन कह सकते हैं। कि संतान माता पिता के बिल्कुल समान नहीं होता है, बल्कि कुछ ना कुछ अंतर होता ही है। क्या होता है, कुछ ना कुछ अंतर होता है। और ये अंतर जो होता है, ये भिन्नता होती है, किसके कारण होती है, पितरैक के कारण होती है, जीन के कारण होती है। किसके कारण होती है, जीन के कारण। अब समझिए, जैसे कुछ रोग ऐसे मैंने बताए थे ना आपको, आनुवांशिक रोग,
वो रोग किसी एक पीढ़ी में नहीं जाते हैं लेकिन उसके बाद वाली पीढ़ी में चले जाते हैं। ये वही भिन्नता के नियम की वजह से ही होते हैं, ध्यान रखेंगे। किसकी वजह से? भिन्नता के नियम की वजह से होते हैं। तो ये आप समझिए कि व्यक्ति में भिन्नता का कारण पितरैक होते हैं। किसने कहा है? तो सोरेनसन ने कहा है। ने कहा है भाई, सोरेनसन के अनुसार ये आपकी परिभाषा होगी। क्या हो जाएगी? सोरेनसन के अनुसार। ठीक है ना? इसके अनुसार हो जाएगी, सोरेनसन के। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो आपका एक और इंपॉर्टेंट नियम है, आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत। कौन सा है? प्रत्यागमन। नाम केवल आप शब्दों को समझिए, उत्तर आप लगा देंगे। आपको सारे सिद्धांत नहीं भी रटे हैं, आपके प्रश्न सही हो जाएंगे तब भी। क्या कहता है प्रत्यागमन? प्रत्यागमन मतलब होता है प्रतिगमन, मतलब विपरीत दिशा। क्या होता है? विपरीत। इसका बोध होता है विपरीत से। इससे बोध हो रहा है? विपरीत से इसका बोध हो रहा है। ठीक है ना? जैसे संतानों में माता पिता के विशिष्ट गुणों का सामान्य रूप मिलता है। जो विशेष एक गुण होता है, जरूरी नहीं है कि वही ट्रांसफर हो जाए। जरूरी नहीं है कि एक अच्छे क्रिकेटर का बेटा अच्छा क्रिकेटर ही बन जाए। एक बुद्धिमान जो व्यक्ति है, उसका बच्चा उतना ही बुद्धिमान बने, वो कम बुद्धिमान भी हो जाता है। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाता है भाई? ये प्रत्यागमन का हो जाता है सिद्धांत। जैसे ऐसा क्यों होता है भाई? प्रकृति सभी को एक स्तर पर रखने के लिए ऐसा कोशिश करती है, इस वजह से ये होता है। जैसे सचिन का बेटा उतना अच्छा क्रिकेटर नहीं बन पाया। ठीक है ना? ये किसके सिद्धांत के अनुसार हो गया? ये आपका हो गया भाई प्रत्यागमन के सिद्धांत के अनुसार। किसके सिद्धांत के अनुसार हो गया? प्रत्यागमन के सिद्धांत के अनुसार हो गया। ठीक है ना? आगे देखते हैं। अगला हमारा सिद्धांत भाई, अगला हमारा सिद्धांत है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने दिया है। चार्ल्स डार्विन की एक किताब है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इंपॉर्टेंट बुक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आपकी किताब है। इन्होंने सर्वोत्तम की उत्तर जीविता, एक मिनट, एक कॉल आ रही है जरा। देखिए ये सारे सिद्धांत जो है आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसके थोड़ी थोड़ी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ही जो है आपके चार्ल्स डार्विन है, इनकी किताब कौन सी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है ना? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, दो किताबें मैंने बताई, हेरिडिटी जीनियस गाल्टन की है, और एक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी है आपकी? ये चार्ल्स डार्विन की है। दोनों किताबें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ सर्वोत्तम की उत्तर जीविता, इन्होंने कहा कि जो सर्वोत्तम होता है अपने पीढ़ी में, अपनी प्रजाति में जो उत्तम होता है, सबसे बेस्ट होता है, वही क्या करता है? जीवित रहता है। बाकी जो सरवाइव नहीं कर पाया वो क्या होता है? मर जाता है, वो समाप्त हो जाता है। इन्होंने कहा जैसे जिराफ था, जिसने गर्दन अपनी ऊंची करनी सीखी वही जिंदा रहे, बाकी के क्या हुए? डेड हो गए, मर गए। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो संघर्ष में सफल होता है वही जीवित रहता है, वही सर्वोत्तम की उत्तर जीविता हो जाती है। इन्होंने कहा विकास अचानक से नहीं, धीरे धीरे होता है। ये दो तीन चीजें हैं इनमें जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना? इन्हीं का जो है नव डार्विनवाद आया, जिसे उत्परिवर्तनवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तनवाद। ह्यूगो डी ब्रीज ने जो है इसका प्रतिपादन किया। इन्होंने कहा कि नई प्रजातियां जो होती हैं वो धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन से नहीं बल्कि अचानक से परिवर्तन होता है। इन्होंने कहा कि जैसे एक पीढ़ी जो है चल रही है, अगली पीढ़ी अचानक से एकदम बदल करके आ जाती है। ठीक है ना? तो ये उत्परिवर्तनवाद के कारण होता है, या यूं कहें कि जो रोगों का संचरण होता है वो कैसे होता है भाई? उत्परिवर्तनवाद के आधार पर ही होता है। रोगों का संचरण, दो पीढ़ियां सही निकली, तीसरी पीढ़ी में अचानक से कोई रोग आ गया, अनुवांशिक रोग आ गया। ठीक है ना? तो उत्परिवर्तनवाद के कारण हो जाएगा। तो ये सारे आपके सिद्धांत रहे, उन सिद्धांतों को आप लोग ध्यान में रखेंगे भाई। ठीक है ना? सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे। महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं आपके, उसमें आपका एक तो है उपार्जित लक्षणों के वंशानुक्रम का सिद्धांत, लैमार्क का है। एक है आपका जो है जीव द्रव्य या बीज कोष का निरंतरता का सिद्धांत है, बीजमैन का आपका है। ठीक है? एक आपका जो है गाल्टन का सिद्धांत आपका है।
ठीक है, लॉ ऑफ बायोमेट्री आपका है, वो गाल्टन का है, वो आपको ध्यान में रखना है। उनकी किताब आपको ध्यान में रखनी है, डार्विन की किताब ध्यान में रखनी है, ये सारे आप प्रत्यागमन का सिद्धांत ध्यान में रखना है। इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, वहां तो आप जाकर के लगा ही देंगे, ठीक है ना। चलिए, वंशानुक्रम का विकास पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले कुछ लोगों ने बताया है कि यहाँ प्रभाव पड़ता है, यहाँ प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में देखते हैं। मूल शक्तियों पर प्रभाव, ठीक है ना, कि थॉर्नडाइक ने कहा कि बालक की मूल शक्तियां वंशानुक्रम से प्रभावित होती हैं। यदि मूल प्रवृत्ति की बात करें, मूल प्रवृत्ति के बारे में किसने बताया, तो आप मैकडूगल बताएंगे, 14 मूल प्रवृत्तियां उन्होंने बताई। लेकिन यदि कहे कि वंशानुक्रम का प्रभाव मूल शक्तियों पर पड़ता है, ये किसने बताया है, तो आप कहेंगे सर थॉर्नडाइक ने बताया है। किसने बताया, थॉर्नडाइक। दूसरा, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, ठीक है ना। कार्ल पियर्सन ने क्या कहा, कार्ल पियर्सन ने कहा है कि भाई जो बालक का रंग है, स्वास्थ्य है, उसकी लंबाई है, इस पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। कैसे याद करेंगे, देखिए कैसे याद करेंगे भाई, शारीरिक, देखिए पियर्सन, आप साबुन लगाते हैं ना, पियर्स, कौन सा साबुन लगाते हैं, पियर्स साबुन लगाते हैं। तो पियर्स साबुन कहां लगाते हैं, शरीर पर लगाते हैं, मतलब शारीरिक लक्षण परिवर्तन, गोरा हो गया भाई, रंग बदल गया, पियर्स साबुन लगाया, गोरा हो गया, रंग बदल गया, तो शारीरिक लक्षण हो गया, ठीक है ना। अगला हमारा व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव, ठीक है ना, व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव डालता है, किसने कहा, ये कहा कैटल ने, ठीक है ना, कि जो उसकी व्यावसायिक योग्यता होती है, जैसे कि एक बनिया है, तो बनिया का लड़का बनिया होता है, उसका दिमाग उसी तरीके से काम करता है, बनिए की तरह, कहते हैं ना। तो ये हो गया कि आरबी कैटल ने ये बताया है। कैटल का एक और पढ़ेंगे हम, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत भी पढ़ेंगे कैटल का। लेकिन इन्होंने यहाँ पर व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव पड़ता है किसका, वंशानुक्रम का, इन्होंने बताया। कैसे याद करेंगे, देखिए जैसे गांव में क्या होता है कि जानवर पालना एक व्यवसाय है, क्या है, जानवर पालना एक व्यवसाय होता है। तो व्यवसाय जब भी आए वंशानुक्रम में, तो आप कहिए सर जानवर पालते हैं, और जानवर को हम कहते हैं कैटल। जब ढेर सारे होते हैं, झुंड होता है, तो कैटल बोलते हैं, तो तुरंत वहां से आपको ध्यान में आएगा कैटल, ठीक है। तो शारीरिक, पियर साबुन लगा लिया, और व्यवसाय कर लिया जानवर का, तो कैटल हो गए, ठीक है ना। आगे चलिए, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव किसने कहा भाई, विनशिप ने कहा है। किसने कहा, विनशिप ने कहा है कि अगर गुणवान और प्रतिष्ठित माता पिता हैं, तो उनका लड़का भी कैसा होगा, गुणवान और प्रतिष्ठित ही होगा। तो गुणवान और प्रतिष्ठित होना ये किस पे, ये समाज पर डिपेंड करता है भाई, ठीक है ना, सामाजिक गुण होते हैं। तो कैसे याद करेंगे, तो विनशिप से आपको याद आएगा वर्शिप, क्या होगा, वर्शिप, ठीक है ना, वर्शिप मतलब पूजा करना, विनशिप वर्शिप पूजा करना। तो समाज में किसी की पूजा की जाएगी, क्यों, जब वो प्रतिष्ठित होगा तब। प्रतिष्ठित व्यक्ति की पूजा की जाती है कहां पर, समाज में, तो सामाजिक गुण हो गया आपका ये। और याद रखेंगे विनशिप। भाई इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूं ना, कि अगर कहीं से एक प्रश्न यहां से आ जाए, तो आप उसको कर ले जाइए, तब आपका ना 30 में 28 29 तक पहुंचेंगे, नहीं तो छोड़ छाड़ के पढ़ेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। एक बार पढ़िए ऐसा, फिर रिवीजन के तौर पर हम चीजों को कम करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, इन्होंने रिचर्ड एडवर्ड के परिवार पर अध्ययन किया था, ये ध्यान रखेंगे। अगला है चरित्र पर प्रभाव पड़ता है, किसने कहा, डगडेल ने कहा। डगडेल ने कहा कि जो है चरित्रवान माता पिता की संतान चरित्रवान होती है, और चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है, ठीक है ना। तो ये चरित्र पर प्रभाव इन्होंने बताया। कैसे याद रखेंगे भाई, कि जैसे ही कहीं सुंदर कन्या देखा, तो चरित्र क्या किया, डोल गया, क्या किया, डोल गया, ठीक है ना। तो जैसे ही सुंदर कन्या या सुंदर पुरुष देखा, तो चरित्र क्या किया, डोल गया, डोल से डगडेल, ठीक है ना। चरित्र डोल गया मतलब डगडेल, ओके है। आगे चलिए, बुद्धि पर प्रभाव किसने बताया, तो बुद्धि पर प्रभाव को गोडार्ड ने बताया। किसने बताया, गोडार्ड ने कहा कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, वंशानुक्रम का गहरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि अगर कथन कहा जाए, ठीक है ना, ये हटा दीजिएगा यहां से, ये गलती से है। इन्होंने क्या क्या कहा था, ये नहीं कहा था। इन्होंने कहा कि यदि मंद बुद्धि माता पिता हैं, तो बालक मंद बुद्धि होगा, और तीव्र बुद्धि माता पिता हैं, तो बालक तीव्र बुद्धि वाला होगा। यदि ये कथन पूछे, ठीक है ना, कि जो है बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, तो किसने कहा था भाई, ये कहा था टर्मन ने। किसने कहा था, टर्मन ने कहा था। इसे आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, ये परीक्षा में आ चुका है, ठीक है ना, कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, किसने कहा है, टर्मन ने कहा है। लेकिन यदि आपसे पूछे
कि बालक के विकास में बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। माता पिता की बुद्धिहीन संतान और बुद्धिमान माता पिता की बुद्धिमान संतान होती है। ये खोज किसने की थी, मतलब ऐसा प्रयोग किसने किया था? तो आप गोडार्ड बताएंगे, लेकिन ये कथन पूछेगा तो आप तुरंत टर्मन बता देंगे। क्या बताएंगे? टर्मन बताएंगे। ये देखिए यहाँ पर एक ये जो है वंशानुक्रम का गहरा प्रभाव होता है, प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन ये कथन किसका है? टर्मन का है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा जो है यहाँ पर जो आनुवांशिकता थी वो समाप्त हुई। अब हम आएंगे, दूसरा टॉपिक हमारा है इन्वायरमेंट। ठीक है ना? तो आपको एकदम, मैं समझता हूं कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा आनुवांशिकता में। मैं चाहता तो दो चार मतलब 2 स्लाइड में भी कंप्लीट कर देता इसको, केवल नाम लिख लिख करके रिवीजन में हम लोग करेंगे। ठीक है ना? देखिए, वातावरण को पर्यावरण भी हम कहते हैं, और पर्यावरण का क्या अर्थ होता है? परिधन आवरण। क्या होता है भाई? परिधन आवरण। ठीक है ना? और परि मतलब होता है चारों ओर, आवरण मतलब ढका। जो हमारे चारों ओर से हमको घेर करके रखा है, ढका हुआ है, वही हमारा क्या है? पर्यावरण है। ठीक है ना? वही हमारा पर्यावरण है, वही हमारा वातावरण है भाई। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, आइए देखते हैं। और परिभाषाएं पूछी जा चुकी हैं, रास की परिभाषा पूछी जा चुकी है। ठीक है ना? पहला एनास्टासी की परिभाषा है कि वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त उसे प्रभावित करता है। जीन्स मतलब आपको पता है पित्रैक। ठीक है ना? पित्रैक क्या है? वंशानुक्रम वाला है, क्योंकि वहीं से गुण आते हैं। पित्रैक ही लेकर के आता है गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। इन्होंने कहा अगर हम पित्रैक को छोड़ दें तो बाकी जितने इसके अंदर गुण आते हैं, जो भी बालक को प्रभावित करता है, वह क्या है? वातावरण हो जाता है। क्या हो जाता है? वातावरण हो जाता है। एनास्टासी ने कहा है। क्या, किसने कहा? एनास्टासी ने। वुडवर्थ ने क्या कहा भाई? वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आते हैं जो व्यक्ति को जीवन प्रारंभ से प्रभावित करते हैं। इन्होंने कहा जीन को छोड़ करके, इन्होंने कहा कि वे सभी तत्व आते हैं जो बालक को प्रभावित करते हैं। बाहरी तत्व जितने भी हैं सब किस में आते हैं? वातावरण में आते हैं। बालक जन्म ले लेता है, उसके बाद जितना भी प्रभावित करता है सब कौन किस में आते हैं? वातावरण में आते हैं। ठीक है ना? रास के अनुसार क्या है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अब यहां देखिए, ये जीवन प्रारंभ इन्होंने जोड़ दिया था, सभी बाह्य तत्व तो जोड़ दिया, लेकिन इसमें वातावरण वह बाहरी शक्ति है। इन्होंने कहा कि वातावरण बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा है? रास महोदय ने कहा है। रास महोदय ने और भी बहुत सी चीजें की हैं। ठीक है ना? रास महोदय ने क्या कहा है भाई? शैशवावस्था को किशोरावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। किसने कहा? रास महोदय ने कहा है। रास महोदय ने कहा है कि किशोरावस्था में क्या होता है भाई? काम प्रवृत्ति क्या होती है? प्रबल होती है, बालक को ड्राइव करती है किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति। ये रास के बारे में है, याद रखेंगे। ठीक है ना? चलिए आगे हम चलते हैं भाई। वातावरण, बालक के वातावरण को कौन कौन प्रभावित करता है? तो देखिए, वातावरण दो तरीके का होता है, एक आपका है आंतरिक, एक बाह्य। आंतरिक वातावरण का होता है गर्भावस्था में। ठीक है ना? तो क्या गर्भावस्था का वातावरण प्रभावित करता? बिल्कुल करता है। मैंने देखा था कि अभी चर्चा हो रही थी कि एक महिला थी, उनकी एक लड़की हुई, वो एकदम विकलांग थी। तो कारण उसका ये हुआ कि उन्होंने अपने गर्भावस्था के दौरान कुछ दवाइयां खाई थी। ठीक है ना? तबीयत खराब होने की वजह से, जिससे बालक के अंदर दिव्यांगता आ गई। इसका मतलब है कि बालक पर जो है गर्भावस्था, अगर आंतरिक वातावरण की बात करें तो उसमें भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना? तो आंतरिक वातावरण मतलब गर्भावस्था में, अगर गर्भावस्था में कुछ समस्या आ रही है ऐसी बाहरी चीजों से, तो वो वातावरण की देन हो जाएगी। और बाह्य वातावरण प्रभावित करता है। बाह्य वातावरण में पारिवारिक वातावरण आ गया, सामाजिक वातावरण, विद्यालयी वातावरण, संचार के माध्यम जैसे आपके टीवी है, रेडियो है, दूरदर्शन है, मोबाइल है, ये सारे बालक के ऊपर प्रभाव डालते हैं। ठीक है ना? यदि परिवार का वातावरण ठीक नहीं है तो उसका बौद्धिक विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? उसकी भाषा का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। ये सारी जो है बालक के ऊपर प्रभाव डालते हैं। उसी तरह से सामाजिक, जिस समाज में बालक रह रहा होगा, गाली गलौज के समाज में रहेगा तो गाली देना सीख जाएगा। अच्छे समाज में रहेगा, जैसे जहां पर लोग खेल खेलते हों या ज्यादातर लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो बालक का शारीरिक विकास अच्छा होगा। ठीक है ना? विद्यालयी वातावरण, विद्यालय का वातावरण अगर बढ़िया है, ठीक है ना, रुचिपूर्ण है, बालक सीखेगा अच्छे से। इसका मतलब बालक के विकास पर ये सारे प्रभाव डालते हैं। जो मोबाइल चला रहा है बच्चा, ठीक है ना, अच्छी चीजें देख रहा है तो अच्छे तरीके से विकास होगा। माता पिता टीवी में खाली सीरियल देख रहे हैं तो वो भी उसी में रम जाएगा। लेकिन अगर जानकारी वाली अच्छी चीजें देखेंगे तो उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। वातावरण का बाल विकास पर प्रभाव अगर पड़ता है तो कैसे, बुद्धि, कौन कौन से क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है? तो वातावरण का बुद्धि पर, शरीर पर,
मन पर, मानसिक विकास पर, सामाजिक विकास, व्यक्तित्व विकास, इन सब पर प्रभाव पड़ता है किसका भाई? वातावरण का। ये आप समझते हैं, ठीक है ना? आगे देखें, एक कथन है किसका है कि व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। किसने कहा है? कूले ने कहा है। प्रश्न पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? कि जो व्यक्तित्व है इस पर वंशानुक्रम की बजाय वातावरण का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। और अब आप समझिए कि व्यक्तित्व पर प्रभाव तो पड़ता है, वंशानुक्रम का भी, वातावरण का भी। ये जब व्यक्तित्व पढ़ेंगे तो वहां आपको दिखेगा एकदम क्लियर। लेकिन इन्होंने कहा कि वातावरण का प्रभाव वंशानुक्रम की अपेक्षा ज्यादा होता है। किसने कहा? कूले ने कहा है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना? आगे चलते हैं भाई। वाटसन का एक कथन है, आपको पता है कि तुम मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बालक दो, उनमें से किसी एक को चुनकर मैं जो कहोगे वो बना दूंगा। डॉक्टर, वकील, कलाकार, नेता, चोर, भिखारी, कुछ भी बना दूंगा जो आप कहोगे। तो इनका सीधा सा मतलब, ये वाटसन कैसे थे? व्यवहारवादी थे, ठीक है ना? इनका सीधा सा मतलब था कि वातावरण जैसा दिया जाएगा बालक को, वैसा ही बालक बन जाएगा। तो हमें आप देंगे, उसके अंदर योग्यता कुछ भी हो ना हो, कुछ भी हो, लेकिन हम उसको ऐसे वातावरण में रखेंगे कि जैसा आप कहेंगे हम वैसा बना देंगे। ये इंपॉर्टेंट कथन है, ठीक है ना? वाटसन का इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखेंगे। ठीक। अब वंशानुक्रम और वातावरण में संबंध हम देख लेते हैं। वंशानुक्रम टॉपिक लंबा था, विस्तार से मुझे बताना था, समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन कोशिश ये है कि सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है ना? वंशानुक्रम और वातावरण में संबंध की अगर हम बात करें तो वुडवर्थ ने क्या कहा, ठीक है ना? वुडवर्थ ने ये कहा, पूछा गया प्रश्न है, ये पूछा जा चुका है कि व्यक्ति, वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है, योगफल नहीं होता है। तो आप ये याद रखिए, व्यक्ति का जो विकास होगा वंशानुक्रम गुणे वातावरण होगा। तो किसने कहा भाई? ये वुडवर्थ ने कहा है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने। दो चीजें ध्यान रखिएगा, वातावरण गुणे वंशानुक्रम वुडवर्थ, वातावरण प्लस वंशानुक्रम क्रो एंड क्रो, याद रखेंगे, ठीक है ना? अब इसमें क्यों ऐसा इन्होंने कहा? इन्होंने कहा कि यदि वंशानुक्रम 0 कर दें हम और वातावरण को 100 भी कर देंगे, तब भी दोनों का गुणनफल क्या आएगा? 0 आएगा। इसमें से किसी भी एक को हमने 0 किया तो क्या हो जाएगा? बालक का विकास शून्य हो जाएगा, ठीक है ना? कोई भी 0 होगा तो बालक का विकास शून्य हो जाएगा। मतलब कि वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है बालक का विकास। किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा है। वुडवर्थ को और भी मैंने बहुत सी चीजें बताई हैं आपको विकास के बारे में, वुडवर्थ ने और भी चीजें कही हैं। क्या कहा है? अधिगम विकास की प्रक्रिया है। किसने कहा? वुडवर्थ। मैंने पेड़ बना के बताया था कि पेड़ बड़ा हुआ तो विकास हुआ, ठीक है ना? क्या हुआ? विकास हुआ। तो विकास अधिगम विकास की प्रक्रिया है। लकड़ी है ना, वुडवर्थ, अब इससे लकड़ी काटी गई और उससे नवीन ज्ञान और नवीन अनुक्रियाएं करके नई नई चीजें बना दी गई, मतलब नया अधिगम कर लिया गया। तो वो भी आपका किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था, ठीक है? उन्होंने क्या कहा भाई? व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण के एकीकरण की उपज है। एकीकरण मतलब जोड़ लिया। क्या किया? जोड़ लिया। तो व्यक्ति का विकास अगर एकीकरण हो, मतलब योग कर ले हम वंशानुक्रम और वातावरण का, तो ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा है। ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना? परिभाषाएं थोड़ी ज्यादा है, आप अभ्यास करेंगे तो याद होता रहेगा। कुछ ट्रिक्स मैं और आपको बताता रहूंगा बीच बीच में, ठीक है ना? देखिए, मोर्स और विंगो के अनुसार क्या है भाई? मोर्स और विंगो ने कहा कि मानव व्यवहार की प्रत्येक घटना वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। किसका परिणाम है? अंतःक्रिया का परिणाम है। तो कहीं भी ये झुठलाया नहीं जा सकता कि वातावरण और वंशानुक्रम, यदि किसी भी एक तथ्य को हटा दें तो बालक का विकास नहीं हो पाया, ठीक है ना? वुडवर्थ ने ये कहा था कि यदि कोई कहे कि वातावरण या वंशानुक्रम में कौन ज्यादा रोल निभाता है बालक के विकास में, तो आप ये समझ लीजिए ये प्रश्न उतना ही निरर्थक है कि आप ये पूछिए कि एक गाड़ी के लिए पेट्रोल ज्यादा जरूरी है या गाड़ी होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना? तो आप ये समझिए कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, वातावरण और वंशानुक्रम एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसा कि मोर्स विंगो ने कहा अभी कि कोई भी अगर कोई भी व्यवहार बालक करता है तो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के आधार पर ही करता है, ठीक है ना? तो ये आपके रही वंशानुक्रम और वातावरण की क्लास। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ एकदम क्लियर हो गया है, ठीक है ना? अब जब इसको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, रिवीजन में पढ़ेंगे, तो आपको मैं शॉर्ट कर करके बताऊंगा, तो यही क्लास आपकी मुश्किल से 15 मिनट में समाप्त होगी। आज आपको विस्तार से बताया गया है, इवन चीजों को बहुत विस्तृत भी नहीं किया मैंने, ठीक है ना? तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।